गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और वो यूनिट का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। 5th यूनिट है। देखो, जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसमें हमें स्टार्ट करना है मैटर से। आपने पढ़ा ही होगा, मैटर द सब्सटेंस थिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम डेफिनेट मास। तो एक प्रकार से हम जब शुरू करेंगे, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। द substance thing which occupy some space and have some definite mass। मैटर एक वो सब्सटेंस होता है जो स्पेस जो उसको मिलता है उसको ऑक्यूपाई करता है और अपना डेफिनेट मास होता है। तो मास के बारे में तो आप जानते ही हैं। मास वो चीज़ होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, वेट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मास कैन नेवर बी चेंज। तो जो रही बात स्पेस की, स्पेस के हिसाब से सब्सटेंस होते हैं वो अपनी शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमें मैटर के बारे में पढ़ना है और उस मैटर के अंदर आप अगर आज के प्रेजेंट वे में लेके चलते हो तो स्टेट ऑफ मैटर में एक आपका होता है सॉलिड, दूसरा जो है वो है आपका लिक्विड स्टेट और थर्ड जो है वो है गैसियस स्टेट। फोर्थ जो होता है वो होता है प्लाज्मा और फिफ्थ जो होता है वो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस। मेनली आप ये तीन पढ़ते हो, इनके बारे में तो डिटेल स्टडी है ही। ये पहले 11th में होता था, अब के बार से 12th में इसको शिफ्ट किया है। सॉलिड पहले 12th में होता था, पिछले साल 11th में कर दिया, इस साल फिर वापस से 12th में कर दिया। तो आपको मेनली जो यहाँ पढ़ना है वो गैस के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन ये एक स्टेट ऑफ मैटर में काउंट की गई है रिसेंटली टाइम में, बट इनका अभी तक यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। प्लाज्मा फिजिक्स के नाम से यूनिट आती है, वो हायर स्टडीज के अंदर आती है। यहाँ पर सिर्फ इनको एक कभी कभार छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा होती है या नहीं होती है, इसके बारे में बताएं। तो बोस एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट था, आइंस्टीन इसने पूरा फर्मियोन्स और बोसोन्स के बारे में डिटेल स्टडी दी थी और बोस ने जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दी उसको पब्लिश नहीं किया जा रहा था, इसलिए उसने आइंस्टीन के साथ मिलकर ये पब्लिश किया था। इसलिए सब समझते हैं कि आइंस्टीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, लेकिन सबसे बड़ा रोल इस फिजिक्स के अंदर बोस-आइंस्टीन के अंदर बोस ने ही दिया था। फर्मी डायरेक्ट और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, तो उसमें इसने बताया कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोसोन्स और फर्मियोन्स कहते हैं, वो हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर के तौर पे ही काम करते हैं। इनके बारे में हमें ज़्यादा स्टडी यहाँ है ही नहीं, ज़्यादातर बुक्स में मिलेगा भी नहीं। सॉलिड में क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर इन विच मास एंड शेप बोथ आर डेफिनेट। यानी कि आप जब सॉलिड पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप सॉलिड का मास चेक करोगे और उसकी शेप अगर चेक करोगे तो दोनों डेफिनेट होंगे। डेफिनेट का मीनिंग क्या है, जब आप सॉलिड है, मान लो सॉलिड में मैं आपको बताता हूँ CaCl एक सॉलिड है, नमक ही होता है, साल्ट है ये, तो उसकी शेप जो होती है वो ये होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्यूबिक टाइप में होती है। Cl कॉर्नर के ऊपर होते हैं और CS सेंटर के बीच में होता है। ये CS पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है। तो जब ये दोनों हैं और ये सारे क्लोज पैक हैं तो इस तरह से ये बॉडी सेंटर टाइप की स्ट्रक्चर रखता है। मींस कुछ एटम्स कॉर्नर पे और एक एटम कहाँ पे, सेंटर पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर। तो इसका जो ये शेप है, आप CaCl को कहीं पर भी अगर आप चेक करोगे तो वो शेप बदलेगी नहीं। ठीक है, तो सॉलिड में आप इसका मास चेक करोगे, मास तो किसी का भी बदलता नहीं है, बट इनडेफिनेट कई केसेस में देखा गया है। तो क्या कहोगे, सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच मास एंड शेप बोथ आर डेफिनेट। अब आपका जो सॉलिड होता है वो भी कई टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमोर्फस। ये +2 में पढ़ते हैं हम, सॉलिड स्टेट यूनिट और लिक्विड। जो
क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनको कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। वो क्या होते हैं, रेगुलर वे में होते हैं, यानी फिक्स अरेंजमेंट होता है इन रेगुलर फैशन, जैसे ये CaCl, NaCl ये सब है। अमोर्फस सॉलिड होता है जो सॉलिड जिसका अरेंजमेंट फिक्स ना हो उसको क्या कहते हैं, हम अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी होता है। क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ग्लास आप देखते हो वो सॉलिड ही दिखता है बट वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, मींस उसको लिक्विड फॉर्म में लाकर सुपर कूल कर देते हैं जिससे वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। और इस ये एग्जाम्पल भाई ये लिक्विड है, इसको देखने के लिए जब लॉन्ग टाइम तक आप इसको रखते हो तो जो ग्लास होता है वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉलिड में देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, इसका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सॉलिड के अंदर 4 टाइप के और भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैं बताता हूँ। फर्स्ट कोवलेंट सॉलिड, सेकंड आयोनिक, थर्ड मेटालिक, फोर्थ मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर 3 टाइप का आएगा, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। कोवलेंट बॉन्ड जिनमें होते हैं वो सॉलिड क्या होते हैं आपके, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो कोवलेंट सॉलिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल डायमंड इसका एग्जाम्पल है। दुनिया में नेचुरल ऑकरिंग जो भी सब्सटेंस है उसमें डायमंड सबसे हार्ड होता है और उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके अंदर उसके 2 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है वो बैड उसमें करंट पास हो सकता है। आयनिक जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है जैसे NaCl। मेटालिक जिनमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं, एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट Hg, मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स इसके एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूलर में पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये वीक फोर्स कंटेन करते हैं बट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सॉलिड के बारे में मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, ये आपको 12th में पढ़ना है। हमें यहाँ पर सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है, वो मैंने हल्का सा एडजस्ट कि आपका बेस थोड़ा सा बने कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच मास इज डेफिनेट, शेप इज नॉट डेफिनेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है, इसमें मास डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट नहीं होता। क्या बोलोगे, मास डेफिनेट, शेप नॉट डेफिनेट। कहने का मतलब है कि लिक्विड को आप जिस बर्तन में रखते हैं या जिस वेसल में रखते हैं उसी की ही शेप वो अटेन कर लेता है। उनके पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इससे मतलब समझो, मान लो ये एक सॉलिड था, ये सॉलिड इससे मिलके बना है, ये पार्टिकल्स सारे ऐसे अरेंज थे, तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग था इसलिए क्लोज पैक थे, इसलिए सॉलिड था। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, ये लिक्विड होता है। और गैस में पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनको आप बोलते हो एटम्स बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। और तीनों को कलेक्टिव बोलो तो एक वर्ड होता है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी जिससे मिलकर कोई भी मैटर बनता है, उनके बीच का फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो सॉलिड, थोड़ा वीक हो लिक्विड, और बहुत ही उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, गैस। इसलिए जब इनके पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स वीक है, मींस इंटरेक्शंस वीक है या इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाएगी। कि कौन सी टेंडेंसी आ जाएगी, फ्लो करने की, कि ये फ्लो कर सकते हैं। इसलिए आप लिक्विड को जो जहाँ पर रखोगे तो वो फ्लूइडिटी रखता है,
यानी कि एक प्रकार से फ्लो कर सकता है। सॉलिड के पार्टिकल्स जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा, मीन्स उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, वो उसको बाइंड करके रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है, गैस में मास और शेप दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट होते हैं तो इसका मतलब वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कि हमारे पास एक गैस है, हमने एक रूम में उसको रखा हुआ है, तो और सब कुछ चारों तरफ से सील्ड है, तो हम देखते हैं वो गैस के पार्टिकल्स उस पूरे के पूरे रूम में आ जाएंगे और उसकी वॉल्यूम क्या होगी, जितना उस रूम का वॉल्यूम होगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस गैस को कंडेंस करके और एक सिलेंडर में फिलअप कर देते हैं, तो वो गैस उस सिलेंडर में भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उन पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा था, आपने प्रेशराइज किया, थोड़े क्लोज हो गए और उसके अंदर फिलअप हो गए। इसका मतलब उनके अंदर जो भी उनके जो मैटर्स जो थे वो क्या हो गए, एक प्रकार से इंडेफिनेट्स हो गए। तो इसका मतलब गैस स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच मास एंड शेप बोथ आर इंडेफिनेट। और इसके बारे में तो हमें डिटेल स्टडी इस यूनिट में करनी है, इसके बारे में सारी स्टडी यहाँ पर चलेगी आपको। ठीक है, अब ये तो थे हमारे जो आप 10th स्टैंडर्ड तक की डेफिनेशन पढ़ते थे। अब मैं आपको एक एडवांस डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, मैं ये लिख लेता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें 2 पॉइंट्स चलेंगे अपने। एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट चलेगा एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब जैसे सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, इनके पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन है, उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। एस्केप टेंडेंसी होती है कि पार्टिकल्स इसको छोड़ के दूर चले जाएं। तो सॉलिड में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एस्केपिंग टेंडेंसी से। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन कहेंगे। और अब जैसे मान लो ये पत्थर रखा है, ये पत्थर के जितने भी पार्टिकल्स बने, मान लो लोहे का टुकड़ा रखा है, इनमें पार्टिकल क्लोज पैक है, ये ऐसा ही यहाँ है, कहीं भी ले जाओ ऐसा ही है, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है। बट इनके पार्टिकल्स इस सब्सटेंस को छोड़ के एयर में जाएं अपने आप विदाउट एनी टेम्परेचर, वो होती है एस्केपिंग टेंडेंसी। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन इनका ज़्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम है। लिक्विड में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी नियरली इक्वल होती है, और इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। तो आप देखते हैं ये लिक्विड आपने रखा है, ये वेपर्स में भी जाता रहता है और अंदर ये आता रहता है, यानी कि वेपर में जा रहा है इवेपोरेशन और वापस आ रहा है मींस कंडेंसेशन। दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है। ठीक है, और उससे आगे चलाएंगे जब वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। गैस में क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल की एस्केपिंग टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि आप जब भी उसको किसी वैकेंट वैकेंट वेसल्स में रखोगे तो वो क्या कर जाएंगे, उसको अपने आप वेसल को एस्केप कर जाएंगे। मीन्स उसके अंदर जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर वो अपने आप एस्केप करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर आप करोगे। अब आप लोग पूछ सकते हो सर प्लाज्मा के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था, तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनते हैं अपने, वो बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं, तो गैस के जो आयंस होते हैं वो इनके अंदर बनते हैं, और ये हाई टेम्परेचर रेंज में बनते हैं। और बोस आइंस्टीन के अंदर बोसोन्स जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, हमें इसमें से गैसेस स्टेट आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में है। अब हम आपको नेक्स्ट इनके ऊपर छोटी छोटी बातें हैं वो स्टार्ट करते हैं बताना। एक पॉइंट्स आएगा इसमें थर्मल एनर्जी। क्या आएगा, थर्मल एनर्जी। ये क्या होती है थर्मल एनर्जी, देखो थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मान लो ये है, इसमें पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, मूवमेंट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है,
गैस के पार्टिकल हैं, तो काइनेटिक थ्योरी हम आगे पढ़ाएंगे, उसमें कहा जाता है कि गैस के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट वेलोसिटी से। तो जो एनर्जी किसी भी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो एनर्जी बने वो किस वजह से बने, ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट एटम्स और मॉलिक्यूल, यानी कि मोशन या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से जो बने उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब थर्मल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होती है। ये भी यहाँ पर हम आगे जब काइनेटिक थ्योरी आएगी वहाँ प्रूव करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं वो बता रहा हूँ। जो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे सॉलिड ही है, हम तो गैस की बात ही नहीं कर रहे, सॉलिड है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में आ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड धीरे धीरे गैस में आ जाएगा। तो वो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स था, आपने टेम्परेचर दिया वो बॉन्ड टूट गया, लिक्विड में था थोड़ा वीक था बट वो भी टूट गया, गैस में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स है, पहले सॉलिड था मूव ही नहीं कर रहा था, आपने लिक्विड टेम्परेचर दिया, ये लिक्विड में आया, मूवमेंट करना शुरू कर गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल आप अपने रूटीन लाइफ से भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास गर्मी का मौसम होता है तो आंधी ज़्यादा आती है, क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हैं, जैसे हीटिंग रेडिएशंस एनवायरनमेंट में ज़्यादा आती हैं तो गैस के पार्टिकल्स के ऊपर जब वो स्ट्राइक होती है तो गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, उनकी टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ही वो जो पार्टिकल थे गैस के, उन बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मीन्स जिसको हम आंधी कह देते हैं वो आ जाती है। सर्दी के मौसम में गर्मी में कंपैरिजन करेंगे तो गर्मियों में ज़्यादा हीटिंग रेडिएशंस होती है, यानी हीट वेव ज़्यादा चलती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। पानी का एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, पानी को उबालना रख दो, ऊपर से ढक दो, तो आप देखोगे क्या, वो जो लिक्विड होता है पहले स्टैटिक होता है, जैसे आपने उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई किया वो धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू करेगा, जब वो उबलने की पोजीशन में आता है, मीन्स बॉइलिंग कंडीशन में आता है तो बहुत तेज़ी से स्पीड कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स कर रहे होते हैं मूवमेंट। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर हमें क्लियर करना है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो मैं बता चुका हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। देखो ये सॉलिड था, ये पार्टिकल्स इस तरह से हैं, जैसे मैं सॉलिड में एग्जांपल दे रहा हूँ NaCl का, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव था, ये Cl नेगेटिव था, ये Na पॉजिटिव था, ये Cl नेगेटिव, तो इन के पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन है, क्या है, एक अट्रैक्शन, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन, इंट्रैक्शन का मतलब ओनली अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन भी हो सकता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। वो डिफरेंट पार्टिकल्स जो आपके होते हैं उनमें वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे NaCl के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे डायमंड के अंदर, ठीक है, मेटेलिक के जितने मेटल्स होते हैं उनमें मेटेलिक होता है, HCl वगैरह होते हैं इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे H2 होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द पार्टिकल्स मीन्स एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे लेके चले सॉलिड लिक्विड गैस को, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसका मतलब उसकी थर्मल एनर्जी जो होगी वो कम होगी। और सॉलिड में देखो कई बच्चे मार खा जाते हैं, सॉलिड में ये सोचते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते, सॉलिड में पार्टिकल मूवमेंट करते हैं बट एक पर्टिकुलर वे में करते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन, यानी कि ऑसिलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के। तो क्या कहोगे, इन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द थर्मल एनर्जी इज वीकेस्ट, उसके अंदर थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, एंड पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या करते हैं वो ऑसिलेट करते हैं।
लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में बताने के बाद आप पहले गैस में देखो, तो गैस में क्या होता है, गैस में पार्टिकल्स मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, तो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, वो वीकेस्ट होता है। क्या होता है, वीकेस्ट, और उसके अंदर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, और लिक्विड में इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो याद रखोगे, जैसे हमारे पास है गैस, गैस से है लिक्विड, और लिक्विड से क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है इसके अंदर। तो इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन है ना, वो ऐसे रहेगी इंक्रीजिंग में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और ऐसे रहेगी थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। ठीक है, अब क्या होते हैं, जितने भी हमारे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ये एक दूसरे के अंदर भी इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप आइस लेके चलते हो और उसको थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या बनेगा, वो वाटर, और इसी वाटर को थोड़ा कूल करोगे तो उसको क्या कहेंगे, आइस। आइस को हीट किया, वाटर को कूल किया, कूल करना है, तो आपका क्या बन गया, आइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सॉलिड से लिक्विड में जाना टू गिव एनी टेम्परेचर या टू गिव एनी एनर्जी, जब कोई 1 ग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, और वापस आना सॉलिडिफिकेशन। वाटर को थोड़ा हीट किया तो गैस में गए, गैस को कंडेंस किया तो वापस कूल किया तो इसमें आ गए। तो वाटर से यानी कि गैस, लिक्विड से गैस में जाना, ये प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन। कूल किया तो वापस वाटर में, यानी गैस से वापस से सॉलिड में, नहीं लिक्विड में आना, कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना, सब्लिमेशन। गैस से वापस डायरेक्ट आइस के अंदर आना, ये क्या कहलाएगा, यानी कि गैस से वापस, इसमें जरूर नहीं है वो आइस ही हो हमेशा। सॉलिड से लिक्विड में जाना, वाटर का, सॉलिड से लिक्विड में जाना, वाटर एग्जाम्पल हो सकता है। वाटर से गैस में जाना, ये भी हो सकता है। वापस आना, बारिश इसका एग्जाम्पल है, इसमें इवेपोरेशन एग्जाम्पल है। ये तो हम डेली करते ही हैं, पानी रखते हैं फ्रिज में, सॉलिड बन के आ जाता है, कूल कर देते हैं। लेकिन सॉलिड से गैस में जाना ये वाटर नहीं करता, क्योंकि वाटर आइस नहीं करती, डायरेक्ट गैस में चले जाए। ड्राई आइस कर सकती है, तो ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2। बाकी फिनोफ्थलीन, सल्फास की जो गोली होती है, ये सब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जो कपूर की गोली होती है, वापस गैस से सॉलिड में आना, उसको कहते हैं हॉरर फ्रोस्ट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब एक इनमें ये आता है, तो एक डेफिनेशन और आती है बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी आती है, बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज होता है, लिक्विड वेपर में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर हमारे एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो जाए, तो उस पर वो क्या करने लग जाता है, बॉइल आउट हो जाता है। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग। मेल्टिंग क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। सॉलिड जो आपका होता है वो मेल्ट होकर अगर लिक्विड बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये पॉइंट चलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को मेल्टिंग। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे टर्म्स थी, ये आपको बताई गई हैं। अब हम इसके अंदर आगे इसकी जो भी प्रोसेस है वो हम लेते हैं आपकी। इसमें आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। जो गैस होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है शेप एंड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो क्या कहोगे, गैस जो होती है उसकी ना तो शेप डेफिनेट होती है ना वॉल्यूम डेफिनेट होती है। ठीक है, वो शेप और जो उसका शेप होता है ना, वो जिस कंटेनर में रखते हैं वैसा ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, इस रूम में अगर गैस है तो वो रूम जितनी इसकी वॉल्यूम होगी,
इसी गैस को आपने प्रेशराइज करके सिलेंडर में डाल दिया तो उसकी शेप सिलेंडर के जैसी हो जाएगी। अब आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझते हो, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है। तो जब आप इनको प्रेशराइज करोगे, क्या करोगे, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, जब इसके ऊपर वर्क करेगा तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या कहोगे, गैस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ज्यादा प्रेशर, बाह्य प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो कोई, तो वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। दूसरा होता है होमोजीनियस इन नेचर। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सिमिलर कंपोजिशन रहती है इन ऑल पार्ट्स, मतलब किसी भी वो देखोगे ये कंपोजिशन सेम रहती है, ये बदलती नहीं है कभी भी इसकी, यानी कि एक प्रकार से इसका अमाउंट जो होता है वो उतना ही रहता है, बट उनकी शेप वगैरह के अंदर चेंज आ सकता है। ठीक है, दूसरा होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। तो आप बताओ, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, हाई, तो डेंसिटी क्या होगी, लेस। ठीक है, तो क्या कहोगे, गैस जो होती है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है, कंपैरेटिव कहाँ कर रहे हैं हम, सॉलिड लिक्विड के, तो क्या करोगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, नहीं, गैस के पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं ऑल ओवर द स्पेस, इसलिए उनकी वॉल्यूम ज्यादा रहती है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप गैस के प्रेशर की बात करोगे तो क्या होता है इसके अंदर, कि प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो तो यानी कि उनका फोर्स ज्यादा है तो ये तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया यानी कि कम, तो एरिया अगर आप ज्यादा करते हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो प्रेशर जो खुद डिपेंड एरिया पे करता है, तो क्या कहोगे, कि जब आपका इनके अंदर कुछ ना कुछ एरिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये स्पेस तो अटेन करते हैं, तो कोई ना कोई प्रेशर तो होगा ही। तो गैस का प्रेशर तो आप देखा होगा, गैस का प्रेशर तो एग्जिस्ट करता है, बट जैसे आप इसको एक इसमें क्लोज कंटेनर में ले लेते हैं तो जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये जिस भी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल। तो क्या कहोगे, गैस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अगला होता है जो प्रॉपर्टी, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। गैस इंटरमिक्स हो सकती है, ये आपको पता है। एयर इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितनी भी गैस होती हैं वो सारी की सारी होमोजीनियसली होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में नाइट्रोजन 78% है तो अमेरिका में जाओगे तो वो 78% नहीं रहेगा। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सर, और होमोजीनियस मिक्सर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो एयर हमारा सॉल्यूशन भी हो सकता है, गैस इन गैस टाइप का। ठीक है, तो जो आपके पास डिफ्यूजन में देखें तो एग्जाम्पल करने के लिए एक और बता सकते हैं कि मान लो हमने डिओडोरेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे गैस है, जैसे ही कोई जो बंदा जिसने डिओडोरेंट लगा रखा है वो एंटर करता है तो हमें महसूस होने लग जाता है, स्मेल आने लग जाती है कि भाई हाँ इसने वो लगाया हुआ है। वो तो एक प्रकार का केमिकल था, हम नहीं भी चाहते थे, बट वो केमिकल लिक्विड की फॉर्म में लगता है और गैस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आके। इसका मतलब क्या हुआ, वो गैस की फॉर्म में आ गया और हमारे पास यहाँ ऑलरेडी गैस है, और वो जैसे एंटर करेगा तो हमें उसकी स्मेल से पता लग गया। इसका मतलब वो क्या हो गया, वो गैस के पार्टिकल्स जो हमारे एयर के गैस के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गए। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अगला होता है लिक्विफैक्शन। तो जैसे हमारे पास फ्रीज एसी होता है, इनमें गैस होती है, इनमें गैस होती है, वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। तो याद रखना, आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। गैस कैन बी लिक्विफाई बाय कूलिंग। कैसे कर सकते हो, कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। कूल कर दो और प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस हमारी लिक्विड बन सकती है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सर है, उसको भी हम अप्लाई प्रेशर करके ही क्या बनाते हैं, लिक्विफाइड करते हैं। दूसरा, आपके फ्रिज में जो फ्रीओन गैस यूज होती है वो भी ऐसे ही होती है। अमोनिया गैस यूज होती है, वो भी लिक्विड की फॉर्म में एसी वगैरह के अंदर होती है। ठीक है, तो अब आप ये जर्नल प्रॉपर्टीज इनकी तैयार कर लेंगे।
इसके बाद आता है मेजरमेंट करना। देखो मेजरमेंट है, ये ज़्यादातर आप फिजिक्स में कर चुके हो यूनिट्स वगैरह के बारे में, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो बता ही देते हैं आपको इसके बारे में। देखो सबसे पहले आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ मास। आप गैस का मेजरमेंट करते हो, उसके मास कैसे निकालोगे आप? तो आपको सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ लेना, आ जाएगा। मास ऑफ गैस निकालना है तो क्या करेंगे, वेट ऑफ कंटेनर, यानी कि हम एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें गैस ले लेते हैं प्लस गैस, ठीक है। यानी कि अपने पास ये है कंटेनर वैकेंट है, ये कंटेनर है विद गैस है, तो हम इसका मास यानी कि वेट मेजर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम कंटेनर का गैस के साथ वेट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें से सबट्रैक्ट किसका कर दें, खाली कंटेनर का कर दें, वैकेंट का। तो जो गैस के साथ कंटेनर का था, वैकेंट कंटेनर का घटा दिया, तो बच गया किसका मास, गैस का मास बच गया। दूसरा इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और छोटी यूनिट हो जाएगी ग्राम। और मोल से भी निकाल सकते हो, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसके मोल्स मल्टीप्लाई बाई इसका मोलर मास, ठीक है। तो आप इन 2-3 तरीकों से क्या कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर मेजरमेंट करना, वो होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, जो स्पेस ऑक्युपाई होगा वही क्या कहलाएगी, उसकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में लेते हैं, 1 मीटर क्यूब आपकी इसकी यूनिट रहेगी, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी हम इसको ले सकते हैं। सीसी 1 लीटर अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये आप ले सकते हो भाई, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इनकी यूनिट्स हैं, ये पढ़ चुके होंगे। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम एक्चुअल देखें तो 3 डायमेंशन में होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब अगर आप क्यूब लेते हो तो इसमें अगर ये आपकी है ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। वॉल्यूम को आप लीटर में भी ले सकते हो, मिलीलीटर में भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे आता है आपका प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्चुअल देखा जाए तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि आप जो भी करना चाहते हो मेजर, उसका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जिस भी कहीं पे भी वो, चाहे लिक्विड हो सॉलिड गैस, अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स, और कितने एरिया के अंदर फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। मतलब कि एक प्रकार से फोर्स उस एरिया के जो रेशियो को क्या कहेंगे, हम प्रेशर कहेंगे। अब इसको आप मेजर भी कर सकते हो भाई। मेजर कैसे कर सकते हो, ये आपके फ्लूइड एंड डायनेमिक्स जो यूनिट है उसके अंदर आ जाएगा। जो प्रेशर होता है ना, उसको आप ये ले लो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फिजिक्स की तरह ले लो। फोर्स क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन। एयर की बात करें तो ये जी भी लिख सकते हो, इंटू जी अपॉन ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। दूसरा आपको डेंसिटी दिया जाता है, डेंसिटी को डी से कर रहा हूँ, डी मास पर वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की वैल्यू आगे यहाँ पे रख दो इसको, तो क्या आ जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू dVg अपॉन ए। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। देखो एरिया 2 डायमेंशन होती है, एक ये 3 डायमेंशन मल्टीप्लीकेशन। अब वो कितना है ज्यादा उससे मतलब नहीं है, 3 डायमेंशन में अगर लेंगे तो वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, DAH इंटू जी अपॉन ए से कैंसिल। तो प्रेशर एक्सर्टेड कितना आ गया, P इज इक्वल टू DHG या रो जी एच, यानी कि प्रेशर, ये एक्चुअल में लिक्विड की बात जब हो जाएगी तो ये हाइट पे आता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो ये डेंसिटी होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एच क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो क्या कहोगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑफ द एटमोस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमोस्फेयर में जितनी भी गैस है वो सारी गैस, सबका अपना मास होता है। एक मॉलिक्यूल का मास निकाल के बताता हूँ, मान लो 1 CO2 है, तो इसका मोलर मास 44 होता है, 10⁻³ कर दो, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो सॉरी, तो ये आता है 1 मोल CO2 का। ऐसे लाखों करोड़ों मोल्स हमारे CO2 के हैं, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन सब गैस के हैं।
उन सबका गैस का पार्टिकल का अपना मास होता है। कोई भी चीज़ मास जीरो तो कंटेन नहीं करती है, अगर वो मैटर है तो मास तो होगा। तो हर गैस का मास निकालना मैंने बता रखा है, मोलर मास 10⁻³ डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। अब आप क्या करोगे, मास आपको पता चल गया तो आपको पता है एनवायरनमेंट में अगर वो है तो अर्थ तो उनको कंटिन्यूस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। जब अर्थ उसको अपनी तरफ कंटिन्यूस अट्रैक्ट कर लिए तो गैस का प्रेशर जो होगा, गैस का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अर्थ की तरफ। तो पूरे अर्थ सरफेस पे जो गैस जितना प्रेशर क्रिएट करेगी उसी को हम क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में गैस मौजूद है उसके द्वारा एग्जर्ट किए जाने वाला प्रेशर होता है। ठीक है, तो जो आपके पास ये प्रेशर होता है ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो क्या बोलोगे, लिक्विड कॉलम में अगर हम मरकरी ले लें और उसको 76 सेंटीमीटर Hg पे रख दें और जीरो यानी कि मरकरी रखा तो इसका लेवल डाउन होता है, 76 सेंटीमीटर Hg ले लें, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इनकी काफ़ी यूनिट्स होती है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दूसरा हो सकता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 760 टोर में अगर लेके चलते हो। एक एटमॉस्फेयर आपका 101 यानी कि 1.01325 ये भी हो सकता है बार में, किसमें, बार में। और अगर यही प्रेशर हम ऐसे ले लें 1.01325 10 की पावर में ले लें 5 में तो ये हो जाएगा पास्कल। ठीक है, और 1 बार जो आपका होता है 0.987 क्या होता है आपका, एटमॉस्फेयर। ये आपके होते हैं। और प्रेशर यूनिट यहाँ से निकालना चाहे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स और इनकी वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल में काम आती हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग कंडीशंस आती है। टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो टेम्परेचर पहले बताना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो उसके लिए अलग अलग स्केल हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा सेल्सियस स्केल। सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने उसने क्या किया, लोवेस्ट पॉइंट लिया 0 डिग्री और हाईएस्ट लिया इसने 200 जो आपके इसके अंदर होता है ना, वो सेल्सियस स्केल के अंदर क्या होता है, 0 से 100 के बीच में होता है भाई। किसके बीच में होता है, 0 से 100 के बीच में। ठीक है, तो ये इसके एक एक डिग्री का पार्ट होता है भाई। एक में क्या होता है, एक डिग्री का पार्ट होता है। अब इसके अंदर 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ये सेल्सियस स्केल होती है। दूसरी जो आपकी होती है कैल्विन जो होती है वो होती है 273 लोवेस्ट, 373 हाईएस्ट। फिर जो आपका होता है वो होते हैं फारेनहाइट, उसमें होता है 32 डिग्री लोवेस्ट और 212 हाईएस्ट। एक स्केल होते हैं रोमर, ये होता है 0 और 80। ये आपकी क्लिनिकली होती है, ये लेबोरेटरी होती है, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है। नोट्स के अंदर यहाँ 273 लिखा हुआ है तो आप उसको 100 कर लेना। ठीक है, ये क्लैरिकल उसमें मिस्टेक है, तो क्या करोगे 0 से 100 तक का आपको इसके अंदर लेना है। अब आपको इंटर कन्वर्ट करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, TC माइनस, देखो C फॉर सेल्सियस, जो लोवेस्ट पॉइंट है, याद रखना जो साइंटिस्ट ने लोवेस्ट पॉइंट लिया है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से उठाया था, और जो अपर पॉइंट लिया है ये लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसने वाटर को रेफरेंस में रखा, नीचे हालांकि इनमें भरा तो मरकरी रहता है, लेकिन उसने जो रेफरेंस लिया फ्रीजिंग पॉइंट लिया और अपर लिया बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे और ये 100 पे। तो कैसे करना है रिलेशन, TC माइनस लोवेस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय डिवीजन। तो 100 में से 0 गया तो 100, ये यहाँ पर 273 है तो वहां पर भी 273 मिलेगा, 100 कर लेना भाई उसको। ठीक है, तो क्या करेंगे आगे, T क्या है ये केल्विन, 273 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो जाएगा TF फारेनहाइट माइनस 32/180।
ये हो जाएगा TR-0/80। तो ये फॉर्मूला कैसे बनाया आपने, ये बनाया है टेम्परेचर माइनस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन देम, और इनके बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो 1 डिग्री का होता है। इस रीजन से आप किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 10 डिग्री को करना है, यहाँ 10 रख दिया, ये TK-273 डिवाइड बाई 100, इसको सोल्व आउट करना, TK की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने जो पॉइंट बताया ना सेल्सियस स्केल में, लोअर पॉइंट क्या होता है, लोअर पॉइंट आपका 0 और अपर पॉइंट 100। तो यहाँ 273 लिखा गया है, उसको आप क्या करोगे, 100 करोगे। ठीक है, और डिवीजन में भी कितना आएगा, 100, चेक कर लेना इसको। दूसरा जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर माना गया है, वो 273.15 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस से जब आपको सीधे केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड कर दिया करो भाई। ठीक है, 273 हम रफली यूज करते हैं, बाकी स्टैंडर्ड वैल्यू 273.15 केल्विन होती है। STP पे 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार होता है। STP पे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 298 केल्विन और 1 बार क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये आज आपको स्टैंडर्ड वैल्यू वगैरह बताई है, इनको आप अच्छे से तैयार करोगे। नेक्स्ट अब हम इनके गैसियस लॉ है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ वगैरह, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल बताएंगे। थैंक यू।